पिछले टॉपिक में हम आर्थिक वातावरण को प्रभावित करने वाले घटक डिस्कस कर रहे थे। आज भी हमारा टॉपिक यही है। इसमें हम 4 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्व या अंग जो हैं, उनमें 5th पॉइंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली का स्वरूप। किसी भी देश में आर्थिक प्रणाली का क्या स्वरूप है, वो भी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। आर्थिक प्रणाली उत्पादन साधनों के स्वामित्व के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, समाजवादी आर्थिक प्रणाली, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, और तीसरा मिश्रित आर्थिक प्रणाली या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो यदि देश में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली होगी तो वहां पर निजी लाभ को अधिक प्रमुखता दी जाएगी और सरकारी हस्तक्षेप उसमें न्यूनतम होगा। ऐसे में आर्थिक वातावरण में आर्थिक शोषण या आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण का रूप हमें दिखाई देगा। यदि हम समाजवादी आर्थिक प्रणाली की बात करें, यदि देश में यह प्रचलित है तो वहां पर उत्पादन साधनों पर सरकार का स्वामित्व होगा और सरकार का स्वामित्व होने से सरकार उनका उपयोग अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए करेगी। इस व्यवस्था में भी हमें कठोरता, कुप्रबंध, भ्रष्टाचार, अकुशलता देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है मिश्रित आर्थिक प्रणाली। यदि देश में प्रचलित है तो वहाँ का आर्थिक वातावरण जो होगा वो एक तरह से ऊपर जो हमने दोनों प्रणालियां पढ़ी, पूंजीवादी और समाजवादी, उन दोनों के दोषों से एक प्रकार से मुक्त होगा, क्योंकि मिश्रित आर्थिक प्रणाली में दोनों ही क्षेत्र, निजी क्षेत्र का भी स्वामित्व होता है और सरकारी क्षेत्र का भी। जो बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं कंट्री के लिए, उन पर सरकारी क्षेत्र का एक अधिकार होता है और बाकी अन्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को भी स्वतंत्रता सरकार द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार मिश्रित आर्थिक प्रणाली यदि देश में प्रचलित है तो वहाँ के आर्थिक वातावरण में हमें मिश्रित लाभ देखने को मिलेंगे। जैसे वहाँ पर हम कह सकते हैं निजी लाभ को भी प्रमुखता दी जाएगी, लेकिन निजी लाभ सामाजिक हित के नियंत्रण में होगा। मतलब सर्वोपरि तो वही होगा सामाजिक हित, लेकिन निजी लाभ को भी प्रमुखता दी जाएगी। इसके अलावा तीव्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस प्रकार आर्थिक प्रणाली जो है वो भी आर्थिक वातावरण के स्वरूप को निर्धारित करती है। उचित आर्थिक प्रणाली यदि किसी देश में अपनाई जाती है तो देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से किया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज, कह सकते हैं हम सरकारी नीतियां। ठीक है, जो सरकार नीतियां बनाती है वो भी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। सरकार मुख्यतः विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाती है, लेकिन हम जब आर्थिक वातावरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आर्थिक नीतियां जो सरकार द्वारा बनाई जाती हैं उसका मुख्य रूप से हम यहाँ आर्थिक नीतियों को डिस्कस कर रहे हैं। आर्थिक नीतियां क्या होती हैं? आर्थिक नीतियां अर्थव्यवस्था के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों का नियमन और नियंत्रण करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं वो आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। जैसे औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कृषि नीति, एग्रीकल्चर पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, श्रम नीति, लेबर पॉलिसी, मूल्य नीति, प्राइस पॉलिसी, रोजगार नीति, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ये सभी क्या है? आर्थिक नीतियां हैं जिनके द्वारा आर्थिक वातावरण का निर्धारण होता है। यदि सरकार ये नीतियां प्रगतिशील एवं सुदृढ़ बनाती हैं, अर्थात इनमें बार बार परिवर्तन नहीं होते हैं, तो देश का आर्थिक वातावरण जो होगा उसके विकास में ये सहायक होंगी ये नीतियां।
इसके अलावा यदि आर्थिक नीतियां दोषपूर्ण हैं और बार बार उनमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो ये इस प्रकार की नीतियां आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगी। तो इस प्रकार सरकार की आर्थिक नीतियां भी आर्थिक वातावरण के निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। यदि सरकार की नीतियां आर्थिक नीतियां अच्छी है, सुदृढ़ है, इतनी अधिक बार बार परिवर्तित नहीं होती हैं, उनमें स्थिरता है, प्रगतिशील समाज के निर्माण में वो योगदान देती हैं, तो हमारा आर्थिक वातावरण सुदृढ़ होगा। और यदि इन नीतियां दोषपूर्ण हैं, उसमें सामाजिक हित को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा गया है, तो वो आर्थिक वातावरण का सुदृढ़ निर्माण या स्वस्थ आर्थिक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं होंगी। इसके बाद हमारा आता है मार्केट कंडीशंस, बाजार की स्थितियां। आर्थिक वातावरण बाजार की स्थितियों से भी प्रभावित होता है। मार्केट कंडीशन, मार्केट में हमें ये हमने मतलब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, व्यवसायिक अर्थशास्त्र में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको इसमें ज़्यादा, कि बाजार स्थितियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन के भी अलग अलग भाग होते हैं, जैसे एकाधिकार होता है, उसमें एकाधिकारात्मक होता है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के और आगे भी क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन मुख्यतः बाजार की दो स्थितियां मानी जाती हैं, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, उसमें क्रेता भी बहुत होते हैं और विक्रेता भी, नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो सेलर्स प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो विक्रय कर रहे हैं, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, समरूप वस्तुएं होती हैं। इसके अलावा अपूर्ण प्रतियोगिता जो होती है, उसमें भी ज़्यादा सेलर ज़्यादा बायर होते हैं, लेकिन उसमें क्या अंतर है, उसमें जो सेलर द्वारा प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो समरूप नहीं होता, वह हेट्रोजीनियस होता है। तो इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता की भी स्थिति मार्केट में हो सकती है, अपूर्ण प्रतियोगिता की भी स्थिति मार्केट में हो सकती है। यदि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, तो बाजार में अति उत्पादन, कम लागत, प्रतिस्पर्धा, सामान्य लाभ, इस प्रकार की सिचुएशन हमें मिलेगी। और यदि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बाजार में है, तो वहां पर विविधतापूर्ण उत्पादन के साथ अधिक लाभ तथा कम उत्पादन के साथ विज्ञापन लागतों से एक तरह से कट थ्रोट कंपटीशन या गलाकाट प्रतिस्पर्धा की स्थिति हमें मिलेगी। तो इस प्रकार बाजार में कौन सी स्थिति है या बाजार की जो विभिन्न स्थितियां हैं, वो भी आर्थिक वातावरण के निर्धारण में भूमिका निभाती हैं, और उन स्थितियों के अनुरूप ही हमारा आर्थिक वातावरण होता है। इसके बाद आता है हमारा कैपिटल एंड मनी मार्केट, पूंजी एवं मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार भी दोनों वित्त या मुद्रा के लेन देन से संबंधित हैं। ठीक है, मुद्रा बाजार में अल्पकालीन सौदे होते हैं और पूंजी बाजार में वित्त संबंधी दीर्घकालीन लेन देन होते हैं। तो पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार भी आर्थिक वातावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं, क्योंकि यदि हम उत्पादन के साधनों की बात करें, तो उनमें पूंजी सबसे महत्वपूर्ण साधन है। पूंजी के अभाव में कोई भी देश अपने प्राकृतिक या मानवीय संसाधन कितने ही अच्छे उसके पास हों, लेकिन वो उनका अनुकूलतम उपयोग पूंजी के अभाव में नहीं कर सकता और न ही अपने आर्थिक विकास को गति दे सकता। तो इसलिए वित्त किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। वित्त के अभाव में योजनाएं लागू करना बहुत कठिन हो जाता है। अतः आर्थिक वातावरण के सुदृढ़ होने के लिए एक सुसंगठित या एक ऑर्गेनाइज्ड पूंजी एवं मुद्रा बाजार का होना आवश्यक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कृषि हुआ, उद्योग हुआ, निर्माण क्षेत्र हुआ, व्यवसाय हुआ, उन सभी को वित्त प्रदान करने में पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि वो विकसित होंगे दोनों ही बाजार, तो देश में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को वित्त आसानी से प्राप्त हो जाएगा। वित्त मिलने से वो अपना कार्य अच्छे से या टाइमली अपने एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकेंगे, और उसके द्वारा देश में आर्थिक विकास या अच्छे आर्थिक सुदृढ़ आर्थिक वातावरण का निर्माण होगा।
मुद्रा और पूंजी बाजार के साथ साथ बैंकिंग व बीमा कंपनियां या अन्य वित्तीय संस्थाएं भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विकसित आर्थिक पर्यावरण के लिए या एक सुदृढ़ आर्थिक पर्यावरण के लिए विकसित पूंजी एवं मुद्रा बाजार, बैंकिंग, बीमा कंपनियां और अन्य वित्तीय संस्थाओं का भी एक अच्छा नेटवर्क या एक डेवलप्ड नेटवर्क किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद हमारा है इकोनॉमिक लॉज, आर्थिक नियम। आर्थिक नियम भी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। आर्थिक नियम के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनका नियमन और नियंत्रण किया जाता है। यदि आर्थिक नियम क्लियर हैं और मतलब हम कह सकते हैं आर्थिक नियम क्लियर होने का अर्थ है कि आर्थिक नियम सरल हैं, जो कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है या उसे कोई भी जटिलता आने पे वो उसकी सहायता से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो यदि आर्थिक नियम भी क्लियर बने हुए हैं पहले से ही और उनका जो कार्य करने का जो नेटवर्क है वो इतना जटिल नहीं है, तो ये भी आर्थिक वातावरण को विकसित करने में अपनी सहायता करते हैं। जैसे यदि हम हमारे देश की बात करें तो हमारे यहाँ पर तरह तरह के श्रम कानून, औद्योगिक नियम, व्यावसायिक नियम, विभिन्न करों से संबंधित नियम जैसे इनकम टैक्स, वैट आदि, जीएसटी आदि अनेक जो लॉज हैं वो प्रचलित हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी आर्थिक क्षेत्र में कोई भी समस्या है या कोई भी जटिलता है उसका टाइमली सॉल्यूशन करना, जिससे हम उसको खत्म करके आगे अपने कार्यों को संपन्न कर सकें। इसके बाद है हमारा इंटरनेशनल कंडीशन, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां जो होती हैं मतलब देश के बाहर की जो सिचुएशन है वो भी हमारे आर्थिक वातावरण को बहुत प्रभावित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में यदि हम आर्थिक परिस्थितियों की बात करें तो उसमें मुख्यतः विदेशी सहायता, विदेशी नीति, व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, विनिमय दर, इनका अध्ययन स्पेशली किया जाता है क्योंकि ये आर्थिक वातावरण से सीधे संबंध रखते हैं। इसके अलावा यदि किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अन्य देशों के साथ जो उसके संबंध हैं वो अच्छे हैं तो आर्थिक वातावरण विकसित होगा और उससे तकनीकी सहयोग भी उन सभी देशों में बढ़ेगा। तो इस सभी के फलस्वरूप उस देश का आर्थिक वातावरण विकसित होगा, नई तकनीक वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय तनाव या हम कह सकते हैं युद्ध जैसी परिस्थितियां जो आर्थिक सहयोग में कमी लाती हैं वो भी ऐसे देशों में जहां मधुर अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वहां पर नहीं मिलेंगे। और यदि मधुर अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं या हम कह सकते हैं फेवरेबल या हमारे अच्छे इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं तो देश के आंतरिक विकास में भी वो महत्वपूर्ण योगदान देंगे या वो आर्थिक वातावरण को सुदृढ़ बनाने में भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद हमारा आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन एवं संचार व्यवस्था। परिवहन एवं संचार व्यवस्था जो होती है वो एक तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। और ये हम जानते हैं आधारभूत संरचना क्या है, जो किसी भी व्यावसायिक क्रिया के सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बिना वो व्यावसायिक क्रिया का संचालन करना सफलतापूर्वक संभव नहीं है। तो परिवहन और संचार आधारभूत संरचना के ही भाग हैं। अर्थव्यवस्था का विकास उन्नत एवं आधुनिक परिवहन एवं संचार सुविधाओं पर ही निर्भर करता है। यदि हमारे परिवहन के साधन डेवलप हैं तो हम व्यवसाय भी बड़ा इजीली कर सकते हैं और संचार साधन भी, क्योंकि आज के युग में हम जानते हैं ई कॉमर्स मतलब हम ऑनलाइन भी परचेजिंग सेलिंग कर सकते हैं। तो यदि हमें अपने बाजारों को डेवलप करना है या अपने बाजार का विस्तार करना है तो संचार साधन भी हमारे यहाँ विकसित रूप में होने चाहिए। और जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संचार साधनों से हम ई कॉमर्स और इनकी हेल्प से व्यवसाय तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा
आंतरिक, या हम कह सकते हैं देश के आंतरिक वातावरण का या देश का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने में भी संचार साधन बहुत भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए परिवहन विकसित होना, संचार साधन आधुनिक से आधुनिक होना किसी भी राष्ट्र के आर्थिक वातावरण को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है, और ये एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है आर्थिक वातावरण की सुदृढ़ता के लिए। इसके बाद हमारा है एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन, साहसी एवं नव प्रवर्तन। नए आविष्कार और तकनीक भी आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। इनका उपयोग करके साधनों का हम फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए साधनों का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें नए नए आविष्कारों की और साहसी की आवश्यकता होती है। साहसी मतलब कौन है? साहसी एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो वह व्यक्ति है जो कि साधनों का उपयोग कर तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाते हुए आर्थिक विकास में योगदान देता है। साहसी मतलब वो व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति कार्य या कोई भी क्रिया, व्यवसाय क्रिया करता है, वो किसके लिए करता है? लाभ कमाने के लिए, लेकिन ये श्योर नहीं होता कि लाभ होगा, हानि भी हो सकती है। तो उससे साहसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रिस्क बियर करता है, वो जोखिम उठाता है कि लाभ हुआ तो भी उसका, हानि हुई तो भी उसको ही बियर सहन करनी है। तो इस प्रकार से साहसी की दूरदर्शिता या उसका आत्मविश्वास भी देश के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है, क्योंकि जितना हम रिस्क लेंगे उतना सफल होने की, व्यवसाय क्रिया में जितना रिस्क लिया जाता है उतना सफल होने की भी संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए साहसी का होना और उसके साथ साथ नए आविष्कारों को भी व्यवसाय क्रियाओं में यूटिलाइज करना आर्थिक वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमें साहसियों के विकास के लिए, मतलब उनको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए इसके लिए। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंड व्यक्ति ज़्यादा रिस्क बियर कर सकता है, क्योंकि यदि उसको अपनी उसको विभिन्न प्रकार की टेक्निक के द्वारा वो किसी भी प्रोजेक्ट का पहले ही मूल्यांकन कर सकता है और उसके अनुसार अपने निर्णय ले सकता है। तो आर्थिक वातावरण को उन्नत बनाने के लिए साहसियों का होना और उसके साथ साथ नव प्रवर्तन या इनोवेशन को अपनाने वाले व्यक्ति का भी होना जरूरी है। फिर इसके बाद है हमारा एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली। तो हम कह सकते हैं कि देश का आर्थिक विकास शिक्षा प्रणाली एवं प्रशिक्षण व्यवस्था से भी बहुत प्रभावित होता है। जहाँ पर सामान्य शिक्षा ही दी जाती है, तकनीकी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो वहाँ पर आर्थिक वातावरण इतना सुदृढ़ या विकसित नहीं होगा। इसलिए हमें सामान्य शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा, या हम कह सकते हैं कोई कौशल विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति कोई हम कह सकते हैं कोई योग्यता तो ले ही, साथ में कोई अपनी स्किल भी डेवलप करे, तो भविष्य में यदि उसको कोई नौकरी संबंधी परेशानी आती है तो वो अपनी स्किल के बेस पर या अपना जो उसकी हॉबी या कोई स्किल के रूप में डेवलप करके वो अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इस प्रकार शिक्षा प्रणाली में भी नए नए इनोवेशंस को या नई नई पद्धतियों को अपनाते रहना चाहिए। सामान्य शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह के प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी अपनी हॉबीज को ही एज ए स्किल डेवलप करके अपना भविष्य सुदृढ़ कर सकें और देश के आर्थिक वातावरण को उन्नत बनाने में अपनी भूमिका दे सकें। और लास्ट पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या तो आर्थिक वातावरण को बहुत अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि जनसंख्या की अधिकता या न्यूनता दोनों ही आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है। जनसंख्या एवं आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध होता है। जहाँ पर हम कह सकते हैं जनसंख्या अधिक है, अधिक होने के साथ साथ वो प्रशिक्षित है, या उसमें कह सकते हैं प्रशिक्षित है, शिक्षित है, तो उस देश का आर्थिक विकास अधिक होगा और वहाँ का आर्थिक वातावरण भी विकास की ओर अग्रसर होगा। इसके अलावा जहाँ जनसंख्या कम है
और कम होने के साथ साथ यदि वो शिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, तो वो देश के लिए एक समस्या उत्पन्न करेगा या देश के आर्थिक वातावरण को उन्नत करने में अपना कोई योगदान नहीं दे सकेगा। तो ये सभी पॉइंट्स हमने जो पढ़े वो आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। आर्थिक वातावरण किस प्रकार का होगा उसको निर्धारित करने में इन सभी घटकों की या इन सभी तत्वों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।